हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो एक लीगल एक्ट है जो गवर्न करता है हिंदू का मैरिजेस इंडिया में। ये एक्ट ये भी बताता है कि किस तरह से हिंदू का मैरिज का सोलेमनाइजेशन होगा, क्या कंडीशंस होंगे, क्या रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताता है, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है, मैरिज वॉइड है और वॉइडेबल उसको लेके बताता है, मेंटेनेंस के बारे में बताता है और एलिमनी को लेके डील करता है। ये जो एक्ट है ये एम करता है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क दे जिससे कि रेगुलेशन और मेंटेनेंस हो सके हिंदू मैरिजेस का। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है अधिकार हिंदू औरतों का मैरिज में। ये एक्ट अप्लाई करता है सारे हिंदूज़ को, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो। तो ये सब पे आपका जो भी हिंदू है उन पे अप्लाई करता है और इसके दायरे में बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी आते हैं। अब देखिए सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट को लेके। तो पहले हम इसका बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे, फिर इसके मीनिंग को जानेंगे और फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसमें ये लिखा है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फिर लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया except the state of Jammu and Kashmir and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories। इसमें ये बताया गया है कि ये जो लॉ है उसको जाना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और ये जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये पूरी इंडिया में अप्लाई करेगा और ये जो है जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो है अप्लाई करेगा उन हिंदू पे भी जो हिंदू उन एरियाज़ में रहते हैं जिसको कि ये एक्ट कवर करता है। जो भले ही जो लोग हैं वो हिंदूज़ जो हैं करेंटली उस एरिया में नहीं रह रहे, वो लोग उस एरिया के आउटसाइड रह रहे हैं, बट ये उन हिंदू पे भी अप्लाई करेगा। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन कीजिए एक कपल है, रोहन और मीरा, दोनों हिंदू हैं रिलीजन से और इनका जो शादी है वो दिल्ली इंडिया में होता है हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। रोहन को जॉब ऑफ़र होता है कनाडा में और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग वहाँ जाके मूव कर जाएंगे। डिस्पाइट कि वो लोग रिलोकेट करते हैं, वो लोग ये चाहते हैं इंश्योर करना कि उनका शादी इंडियन लॉ रिकग्नाइज़ करे। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये रीअश्योर करता है कि इवन वो लोग बाहर रह रहे हैं इंडिया के, मगर उनका जो शादी है, मैरिज है, वो स्टिल इस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। किस एक्ट के द्वारा? तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा गवर्न किया जाएगा क्योंकि वो लोग इंडिया में डोमिसाइल है और उनकी शादी भी यहीं हुई थी। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब सेक्शन 2 करेंगे। सेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट को लेके। इसमें लिखा है दिस एक्ट अप्लाइज to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Pratna or Arya Samaj. To any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion and to any other person domiciled in the territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion unless it is proved that any custom or uses as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed. Explanation कहता है the following persons are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion as the case may be.
ए में लिखा है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन। बी में लिखा है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged. And C में लिखा है any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain or Sikh religion. Subsection 2 में लिखा है notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs. Subsection 3 में लिखा है the expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section. देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो लॉ है वो किसके लिए है। दिस लॉ इज़ फॉर, तो ये लॉ उनके लिए है जो भी एनीवन जो प्रैक्टिस करते हैं हिंदुज़म या उसके बहुत सारे फॉर्म्स जैसे कि वीराशिवा हो गया, लिंगायत हो गया, या वो पार्ट है उन ग्रुप के जैसे कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज। तो ये लॉ उनके लिए, दिस लॉ इज़ फॉर दीज। फिर लिखा है कोई भी लोग जो बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हैं उनके लिए भी है ये। सो एनी वन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख उन पे भी ये अप्लाई करेगा। सी में बता रहा है कोई भी एनी वन जो रह रहे हैं उन एरिया में जहाँ पे ये लॉ इफेक्ट में है, एज लॉन्ग एज कि वो लोग जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं हो। और इसमें ये बताया गया है अनलेस ये दिखाया जाए कि हिंदू कस्टम उन पर अप्लाई नहीं होगा, इवन विदाउट दिस लॉ हिंदू कस्टम जो है उन पे लागू नहीं होगा, उन पे अप्लाई नहीं होगा इवन बिना इस नियम के। तो अब हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कौन लोग जो है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख होंगे। तो अब देखेंगे कि किन को कंसिडर किया जाता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख। तो ए में बताया है कोई भी चाइल्ड वेदर जिसका जन्म विद इन मैरिज हुआ है या फिर विद इन मैरिज नहीं हुआ है, अगर दोनों पेरेंट्स प्रैक्टिस करते हैं इनमें से कोई भी रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, तो वो आपके हो गए। सेकंड में बोल रहा है कोई भी बच्चा जिनका जन्म मैरिज के विद इन हुआ है या फिर मैरिज के विद इन नहीं हुआ है और उनमें से एक जो पेरेंट होंगे वो प्रैक्टिस करते होंगे इनमें से कोई भी रिलीजन और उनका जो बच्चा होगा उसको रेस किया गया उस कम्युनिटी में। सी में बताया गया है कि किसी का भी अगर कोई भी इंसान अगर वो चूज़ करता है कि वो ज्वाइन करेगा या फिर रीजॉइन करेगा हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या फिर सिखिज़्म, तो ये हो गया। सब सेक्शन 2 में बताया है हाउएवर ये जो लॉ है आपका किस पे अप्लाई नहीं करेगा, तो ये अप्लाई जो भी एसटी मेंबर्स हैं, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर हैं उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। एज जो भी मेंबर्स हैं ना शेड्यूल्ड ट्राइब के जिनको डिफ़ाइन किया गया है हमारे संविधान के द्वारा जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, तो उसके द्वारा जिनको डिफ़ाइन किया गया है तो उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा अनलेस
अनलेस जो सरकार है वो कहे कि हाँ ऐसा हो, तो अनलेस द गवर्नमेंट सेज इट डज कि हाँ ये अप्लाई होगा, अगर सरकार कह देती है अप्लाई होगा तो ठीक है होगा, बट सरकार नहीं कह रही है और संविधान में उनका जो है यहाँ पे अपर हैंड दिया गया है कि ठीक है शेड्यूल्ड ट्राइब पे जो है यहाँ पे डिफाइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये लोग हैं, तो अनलेस सरकार जो है वो कह दे कि इन पे डिफाइन जो अभी जो लोग के बारे में कहा गया कि ये हिंदू है तो इन पे लॉ अप्लाई होगा, तो शेड्यूल्ड ट्राइब पे अगर सरकार कहती है कि अप्लाई होगा लॉ तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, दैट्स इट। यहाँ पे ये लिखा हुआ सब सेक्शन 3 में लिखा है व्हेन दिस लॉ मेंशंस हिंदू, अगर ये लॉ जो है जैसे ही शब्द हिंदू का प्रयोग करती है ना तो ये इंक्लूड करता है कोई भी एनीवन जो कि हु दिस लॉ अप्लाइज टू, जिस पे ये लॉ अप्लाई करता हो सकता है कि वो हिंदू रिलीजन के द्वारा ना हो, बट तब भी अगर ये लॉ मेंशन करता है जब भी हिंदू तो ये किसी पे भी हो सकता है, इट इंक्लूड्स एनीवन हु दिस लॉ अप्लाइज, जिस पे ये लॉ अप्लाई करता है, इवन इफ हो सकता है वो हिंदू रिलीजन के द्वारा ना हो। चलिए इसको अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए ना एक कपल है रोहन और अंजलि, जो लोग प्लान कर रहे हैं शादी करने का। रोहन जो है वो आर्य समाज का फॉलोअर है और अंजलि जो है वो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करती है। तो वो लोग चाहते हैं कि उनका जो मैरिज है वो रजिस्टर हो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, सेक्शन 2 के हिसाब से ये लॉ तो है दोनों पे अप्लाई करता है, सिंस क्योंकि रोहन जो है वो हिंदू होगा रिलीजन के हिसाब से, फॉलोइंग जो एक उसका फॉर्म है आर्य समाज, और अंजलि जो है क्योंकि वो बुद्धिस्ट है। देयरफॉर ये जो होगा शादी ये आपका वो लोग ना लीगली रजिस्टर करा सकते हैं, अपना मैरिज को वो लोग लीगली रजिस्टर करा सकते हैं इस एक्ट के तहत। देयरफॉर दे कैन लीगली रजिस्टर देयर मैरिज अंडर दिस एक्ट, यहाँ पे ये बताया गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें फिर ये भी एडिशनली देखा जाए कि अगर उनका बच्चा होता है तो वो चाइल्ड को भी हिंदू कंसिडर किया जाएगा, उसको भी हिंदू कंसिडर किया जाएगा। इस पर्पस के लिए, इस एक्ट के पर्पस के लिए उनको हिंदू कंसिडर किया जाएगा एज़ पर जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है ना इस एक्ट में, क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं उस रिलीजन को जो कि ये एक्ट कवर करता है। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है डेफिनेशन की। इसमें लिखा है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family, provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy, and further इसमें ये बताया गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज़ अ सिटी सिविल कोर्ट, दैट कोर्ट, एंड इन एनी अदर एरिया the principal civil court of original jurisdiction, and includes any other civil court which may be specified by the state government by notification in the official gazette as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this act। फिर लिखा है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड
Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife, and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives. Uterine blood. Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands. Explanation. In clauses C and D, ancestor includes the father and ancestress the mother. Prescribed means prescribed by rules made under this act. Sapinda relationship with reference to any person extends as far as the third generation, inclusive in the line of ascent through the mother, and the fifth inclusive in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation. Two persons are said to be sapindas of each other if one is a linear ascendant of the other within the limits of sapinda relationship, or if they have a common linear ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of them. Degrees of prohibited relationship. Two persons are said to be within the degrees of prohibited relationship if one is a linear ascendant of the other, if one was the wife or husband of a linear ascendant or descendant of the other, if one was the wife of the brother of or of the father's or mother's brother, or of the grandfather's or grandmother's brother of the other. If the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister, or of two brothers or of two sisters. Explanation. For the purposes of clauses F and G, relationship includes relationship by half or uterine blood as well as by full blood, illegitimate blood relationship as well as legitimate relationship by adoption as well as by blood, and all terms of relationship in those clauses shall be construed accordingly. देखिए, इसमें ये बताया गया है, ये जो सेक्शन है कि एक्सप्लेन करता है कुछ टर्म्स के बारे में जो हिंदू मैरिज एक्ट में यूज़ किया गया है. कस्टम और यूसेज हो गया, इसके बारे में बताया है कि ये जो है रेफ़र करता है रूल्स को लेके, वो रूल्स को लेके जिसको फॉलो किया गया है हिंदूज़ के द्वारा बहुत लंबे समय से एक सर्टेन कोई एरिया में ट्राइब के द्वारा, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली के द्वारा. और ये कंसिडर किया जाता है लॉ तब जब जो रूल होगा वो क्लियर होगा, फेयर होगा और पब्लिक मोरल्स के अगेंस्ट नहीं होगा, और जो फैमिली रूल्स होगा उसको स्टिल जो है फैमिली फॉलो कर रही होगी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है मेन सिविल कोर्ट उस एरिया में, या सिटी सिविल कोर्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो. इसमें ये भी कोर्ट इंक्लूड होगा एनी अदर कोर्ट जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि वो इस मैटर से डील कर सकता है, जो भी इस एक्ट में दिया गया है. फिर फुल ब्लड और हाफ ब्लड के बारे में बताया गया. इसमें बोला गया है दो पीपल रिलेटेड होंगे फुल ब्लड से अगर वो लोग शेयर करते हैं सेम एंसेस्टर और मदर. सेम एंसेस्टर एंड मदर अगर वो लोग शेयर करते हैं तो इस केस में वो लोग रिलेटेड होंगे फुल ब्लड से. हाफ ब्लड से कब होंगे? अगर वो लोग शेयर करते हैं सेम एंसेस्टर बट डिफरेंट मदर जो है वो अलग होगी, एंसेस्टर सेम होंगे, तो ये हो गया आपका हाफ ब्लड. फुल ब्लड में था दो लोग रिलेटेड होंगे एक दूसरे से अगर वो लोग के सेम एंसेस्टर होंगे और सेम मदर हैं, ठीक है, सेम एंसेस्टर एंड मदर. बट हाफ ब्लड में क्या है कि उनके एंसेस्टर तो सेम होंगे बट मदर जो है वो अलग होंगी, डिफरेंट मदर होंगी. और फिर बताया गया है यूट्रिन ब्लड के बारे में. दो लोग एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यूट्रिन ब्लड
का इसमें बता रहा है कि दो लोग जब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जब उनके सेम मदर होंगी बट उनके पिता अलग होंगे। यहाँ पे एंसेस्टर शब्द का जो जिक्र किया जा रहा है ये फादर के लिए किया जा रहा है, और जो एंसेस्टर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो मदर के लिए किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है। फिर इसमें प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बताया गया, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो आपका सेट बाय रूल्स है। प्रिस्क्राइब मीन्स सेट बाय रूल्स, जो भी इस एक्ट में के तहत आपका किया गया है उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स सेट बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो भी आपका सेट बाय रूल्स किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आता है सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन जो रिलेटेड है अपने एंसेस्टर्स को लेके टू द थर्ड जनरेशन थ्रू द मदर। देखिए मदर से थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन फादर से लेके, तो इस केस में एक पर्सन रिलेटेड होगा, मीन्स अ पर्सन इज़ रिलेटेड टू द एंसेस्टर से रिलेटेड होगा अगर वो मदर से थर्ड जनरेशन तक और पिता से अप टू फिफ्थ जनरेशन। तो ये सपिंडा रिलेशनशिप में आता है। जब दो लोग सपिंडाज होंगे तो इसका मतलब होता है एक जो होगा वो डायरेक्ट एंसेस्टर होगा दूसरे का, उस सपिंडा जो रिलेशनशिप है ना उसके विद इन दीज लिमिट्स होगा, या फिर वो लोग जो है कॉमन एंसेस्टर को शेयर करेंगे इस लिमिट के भीतर, विद इन दीज लिमिट्स, ये बताया। अब हम लोग बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। इसमें बताया गया है कि दो लोग शादी नहीं कर सकते हैं अगर वो लोग क्लोजली रिलेटेड हैं ईच अदर। अगर दो लोग क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो वो लोग शादी नहीं कर सकते, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड, सिबलिंग, अंकल और नीस, आंट और नेफ्यू। चाहे इनका जो रिलेशनशिप है वो खून का हो, ब्लड का हो, या फिर मैरिज का हो, अडॉप्शन का हो, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। और इसमें फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड रिलेशन भी आते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। इमेजिन कीजिए एक कपल है रवि और प्रिया जो चाहते हैं कि उनकी जो शादी है वो लोग करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। who want to get married under हिंदू मैरिज 1955। तो इस केस में वो लोग अपने लॉयर को विज़िट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका जो शादी है वो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए। तो लॉयर जो है सेक्शन 3 का हवाला देते हुए, सेक्शन 3 के बारे में बताते हुए इस एक्ट के ये एक्सप्लेन करते हैं कुछ सर्टेन टर्म्स के बारे में। वो क्लैरिफाई करते हैं कि एक कस्टम होता है प्रिया के कम्युनिटी में जिसमें ज़रूरत है, जिसमें रिक्वायर होता है एक स्पेशल सेरेमनी जो करना होगा मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये कस्टम जो है ये आपका मस्ट फॉलो होना चाहिए लंबे समय से, और ये अनरीज़नेबल या फिर पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। फिर लॉयर ये भी मेंशन करते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट या फिर लीगल मैटर अराइज होता है मैरिज से तो उसको हैंडल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा उनके जुरिस्डिक्शन में, और बताता है कि टू चेक कि ये जो है विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है कि नहीं। तो इसके लिए लॉयर कुछ सवाल पूछते हैं उनके फैमिली हिस्ट्री को लेके, ताकि वो ये इंश्योर करें कि वो दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं। कि क्लोजली रिलेटेड नहीं है तब वो शादी कर सकते हैं, अगर है तो फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वो ये इंश्योर करते हैं कि वो सिबलिंग्स तो नहीं है या फिर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स तो नहीं है एक कॉमन एंसेस्टर के। फाइनली लॉयर ये भी इंश्योर करते हैं कि वो लोग सपिंडाज नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। इसका मतलब ये है कि उनके कॉमन एंसेस्टर जो है टू क्लोजली रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तब जाके ये मैरिज अलाउ हो सकता है इस एक्ट के अंडर। लॉयर सेक्शन 3 का यूज़ करते हैं और रवि और प्रिया का जो मैटर है
वो समझाते हैं, उनको हेल्प करते हैं रवि और प्रिया को कि वो लोग जो है लीगल डेफिनेशन को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, जो उनके शादी पे अप्लाई होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर। सेक्शन 4 होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। इसमें लिखा है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ or any custom or uses as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act. Any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. सेक्शन 4 में बात की जा रही है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट की। इसमें ये बताया गया है, ये जो सेक्शन है मीन्स कि दैट अनलेस ये जो लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कुछ और कहे, सारा जो पहले का हिंदू लॉ है, इंटरप्रिटेशन है, कस्टम है या प्रैक्टिस है जो कि पहले यूज़ किया जा रहा था ये लॉ आने से पहले, तो वो आपका अब यूज़ नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही ये नया लॉ उसके बारे में रूल्स बताता है, सेम थिंग को लेके अगर उसमें रूल्स मेंशन है न्यू लॉ में, तो पहले के जो भी हिंदू लॉज, इंटरप्रिटेशन, कस्टम्स या प्रैक्टिसेस यूज़ किए जा रहे थे इस लॉ के आने से पहले, तो वो अब अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे ये बताया गया, इसलिए अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि नए लॉ में उसके बारे में रूल्स बनाए गए हैं सेम थिंग को लेके। और बताया गया कि अगर कोई भी लॉ जो कि इस लॉ के आने से पहले एनी अदर लॉ जो कि ये लॉ के बिगैन होने से पहले जो आपके थे वो अब अगर अग्री नहीं करते हैं नए लॉ के साथ तो वो भी अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई अदर लॉ जो पहले चलता था मगर ये लॉ जैसे ही शुरुआत हुआ, बिगैन हुआ, तो वो जो पहले का जो अदर लॉ था वो अप्लाई नहीं होगा, तब अप्लाई नहीं होगा अगर वो नए लॉ से अग्री नहीं करता है तो, ठीक है। तो इस केस में वो अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझिए, इमेजिन कीजिए ना, एक हिंदू कपल है रवि और प्रिया जो चाहते हैं कि उनका तलाक हो। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड हिंदू कस्टम उनके कम्युनिटी में वो ये काम कर सकते हैं, वो कपल डिवोर्स तब ले सकता है अगर जो एल्डर्स है उस कम्युनिटी के वो अग्री करते हैं। हाउएवर जब ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया, इसका जो इनैक्टमेंट हुआ, तो ये जो कस्टम है वो लीगली वैलिड नहीं रहा। सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का स्टेट करता है कि कोई भी ओल्ड टेक्स्ट, रूल या कस्टम को ओवरराइड किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। इन दिस केस क्या होगा कि रवि और जो प्रिया हैं वो डिवोर्स लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजंस के अंदर, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जो है रिक्वायर करे कि वो कंसेंट ले अपने कम्युनिटी के बड़े लोगों से, एल्डर्स से, क्योंकि ये जो एक्ट है वो प्रेसिडेंस ले लेता है ओवर जो पहले के कस्टम या यूसेज चल रहे थे।